जी सारे दर्शक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू। बहुत सारे इस तरह के ईवेंट्स कराए जाते हैं चाहे आइल्स रियलिटी टेस्ट ने या आइल्स वर्कशॉप सी या पिछले साल भी सी उस तो पिछले साल भी जी आप गल करते सी ना जो बच्चे आते हैं ना टैसट की देखने को मिलता है कि दूजे इंस्टीट्यूशन की सीख नहीं पा रहे। प्लस दूजी गल जो एक बच्चा वैसटर्न ओवरसीज़ को आया टैसट दिता तो इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलती है। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहो। डेफिनेटली सर, जो बच्चा आता है जैसे अभी रियलिटी टेस्ट में आएगा तो वो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है, कितने पानी में है। दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। फिर हमारी टिप्स एंड स्ट्रेटजी डेफिनेटली डिफरेंट है। बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे फैकल्टीज ऐसी बैठे हैं जिनको पैरामीटर ही नहीं पता है कि रीडिंग में या राइटिंग में 7 बैंड कैसे लेने हैं, 6 वाले को 7 तक कैसे ले जाना है, 7 वाले को 8 तक कैसे लेके जाना है, मार्किंग IDP और ब्रिटिश काउंसिल कैसे करती है, किस टाइप से वो मतलब पेपर में बच्चों को फाइनल एग्जाम में रिजल्ट्स देती है। तो जब अगर यही चीज़ नहीं पता होगी तो बच्चे को प्रिपरेशन कैसे कराएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ स्टूडेंट्स को मिलेंगी। सेकेंडली वी हैव द डिफरेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब आप खुद सोचिए, जब हम पढ़ते थे किसी टीचर को हम बहुत अच्छा लाइक करते थे, किसी को नहीं करते थे। जिसको लाइक करते थे उसकी क्लास में जाते थे। क्यों लाइक करते थे? कि भाई उसका डिलीवरिंग मेथड, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा होता था। सेम आपको वेस्टर्न ओवरसीज़ के हर एक ऑफिस में मिलेगा। आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मिलेंगी। डिलीवरिंग मेथड इतना ज़बरदस्त होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेगी तो डेफिनेटली आप अपना फाइनल एग्जाम में अच्छा प्रूव कर पाओगे। SDS सिस्टम जो कैनेडा के चेंजिस किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई जी डरन की जरूरत नहीं। बच्चे अपलाई कर सकते हैं, पर किवें कर सकते हैं? कोई भी सवाल तुहाडे ज़हन दे विच वैसटर्न ओवरसीज़ नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर दिखाया जा रहा है। प्रदीप जी को मिलना चाहते हो इस नंबर के जरिए अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। फेसबुक उत्ते वैसटर्न ओवरसीज़ 172 पेज को लाइक करके मैसेज करके भी जी गलबात की जा सकती, सारी जानकारी ली जा सकती है। सो SDS सिस्टम की जिवें गल कर रहे हैं, जो प्रोसैस सी काफ़ी जो एक फास्ट हो जाएगा ना। जिवें पहला बच्चों को बहुत टाइम वेट करनी पैंदी सी कि कदों रिजल्ट्स आउणगे, जां जिन्ना लेट हो जाते कई बार नैगेटिव भी बच्चे भी हो जाते या रिजल्ट्स भी नैगेटिव रहते सी ना। एक रश भी रहिंदा सी ऑफर लैटर के लिए। पहला बच्चा जदोजहद करता सी, फिर हाई कमीशन या वैसे ही जो फाइल लगती सी उत्थे भी रश करके जो रिजल्ट्स नूं इफैक्ट करती सी। उस चीज़ नूं जी ठल पएगी जां नहीं? डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बड़ा स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है। पहले क्या था, SPP था, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम था। उसके अंदर सिर्फ 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे। तो जाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे। ऑफर लेटर के लिए 2-2, 3-3 महीने बच्चा वेट करता था और 4-4 जगह अप्लाई करता था। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे कनाडा में जितने भी कॉलेज के पास DLI नंबर है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे के सारे SDS में फॉल करते हैं। अब देखना आपने ये है, आपने SDS में जाना है या रेगुलर स्टडी परमिट में जाना है। SDS में जाने के लिए आपको 6 बैंड ईच लेने होंगे, साल की फीस पे करनी पड़ेगी, GIC देना पड़ेगा, अपफ्रंट मेडिकल करना पड़ेगा, और क्या नाम है आपका, अगर बिलो 18 है तो आपको कस्टोडियनशिप लेनी पड़ेगी, तो कहीं और ऑनलाइन फाइल लगानी पड़ेगी। तो अब क्या है कि DLI सबके पास है, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज के पास DLI है। जिसके पास DLI है वही कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकता है। तो एक कहीं ना कहीं बच्चा भीड़ का पार्ट नहीं होगा। अब क्या है कि DLI के अंदर सारे के सारे कॉलेज आगे हैं, सारे आगे हैं, तो बच्चे के पास अगर 6 ईच है तो वो SDS में फॉल करेगा। अब क्या है कि बच्चे जाने वाले हैं तो कॉलेज भी बढ़ गए हैं, ठीक है, कॉलेज बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फ़ायदा है, तो ऑफर लेटर टाइम पे आएंगे। जो बच्चे DLI वाले कॉलेज में जा रहे हैं, DLI तो हर किसी के लिए मैंडेटरी है, कीप इन माइंड। दूसरे बच्चे होते हैं जिनके पास 6 ईच नहीं आता, वो रेगुलर स्टडी परमिट में नॉन SDS में लगाएंगे। नॉन SDS में लगाएंगे तो भी वही, तो कॉलेज तो सारे हैं। तो जाने वाले बच्चे, अगर जाने वाले बच्चे हैं तो जाने वाले बच्चे हैं तो कॉलेज भी है। कॉलेज मतलब अंडर वन रूफ सारे कॉलेज हैं जिनके पास DLI है। SPP में जहाँ 47 थे, यहाँ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, आपकी बात मैं एडअप कर रहा हूँ। यहाँ DLI, पहली बात DLI जिसके पास है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वही कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकता है। अब जो DLI वाले कॉलेज हैं उसी में बच्चा जा सकता है, तो 2 कैटेगरी बनेगी, यहाँ 3 कैटेगरी बनेगी, SDS, नॉन SDS
या फिर यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट के हिसाब से। अब आपने ये देखना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो DLI तो है, अब आप SDS में है या नॉन SDS में है। देखना ये है कि उस कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक वेबसाइट है www.cic.gc.ca, इस पे आप जाइए। वहाँ पे आप जब कॉलम पे स्टडी के कॉलम पे जाएंगे तो आगे क्लिक करते जाएंगे तो आगे DLI नंबर की बात हो रही होगी। तो उस पर जब क्लिक करोगे तो DLI इंस्टीट्यूट सारे आ जाएंगे, मतलब अपना प्रोविंस वाइज। तो प्रोविंस वाइज जब आ जाएंगे तो उस पर आपने देखना है, लास्ट वाला कॉलम है कि इस पर आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, चाहे SDS चाहे नॉन SDS, देखना ये है कि उस कॉलेज में PSW है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात आपको केयरिंग रखनी पड़ेगी, केयर करना पड़ेगा इस चीज़ का कि SDS वाला कॉलेज या नॉन SDS वाला कॉलेज जो भी है, चाहे आइदर प्राइवेट आइदर गवर्नमेंट, क्या उसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, बच्चों को ध्यान रखने वाली बात जी। सो पिछले समय दौरान काफ़ी इस तरह के बच्चों की रिजैक्शन भी देखने को मिले जिन्हों के बैंड स्कोर चंगे सी पर कोर्स सिलैक्शन या होर किसी रीजन करके जी उन्होंने SPP तो रिजैक्शन आई सी, उदों फिर वो बच्चे SPP च दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते सी। कि अज वो बच्चे एक सही तरीके नाल जेकर फाइल अप्लाई करते हैं, चंगा कंसलटेंट को अप्लाई करते हैं, तो SDS ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई कर सकणगे। देखिए SDS में अभी तक कुछ नहीं लिखा, पहले SPP में ये चीज़ मेंशन होती थी कि एक बार आप रिफ्यूज़ हैं तो आप SPP में नहीं जा सकते। SDS में अभी तक कहीं पे भी मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशंस नहीं मिली हैं। तो इसका मतलब यही कि SDS की हम अगर वो चेकलिस्ट देखते हैं तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि भाई अगर आप ऑलरेडी रिफ्यूज़ हैं तो आप क्या नाम है SDS में फाइल नहीं लगा सकते। SDS की सिंपल मतलब बात है कि आपको 6 ईच लेने होंगे IELTS में, साल की फ़ीस देनी है, GIC लेना है, अपफ्रंट मेडिकल कराना है, ऑनलाइन आप रिकमेंडेशन है हाई कमीशन की तरफ से फाइल लगानी है। आप एक बार रिफ्यूज़ हैं, 2 बार रिफ्यूज़ हैं, आप फाइल लगाइए, SDS के अंदर आपकी फाइल लग सकती है। तो बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन रहेगी चंगी, जो चंगे बच्चे सी सिर्फ कंसलटेंट की गलती करके जहाँ किसी की गलती के कारण, मतलब किसी छोटे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या गलत कोर्स सिलेक्ट किया जो बच्चा रिफ्यूज हो जाता था, वो SDS का फ़ायदा आप ले सकता है, नो वरी जी। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IELTS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ IELTS ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਈਚ 6 ਲੈ ਕੇ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ फ़ायदेमंद ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ? देखिए आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि वो SDS में जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो SDS है अपना स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है जो, उसमें आपको 6 ईच लेने हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है। उसको स्ट्रीमलाइन प्रोसेस भी माना गया है हाई कमीशन की तरफ से, और 45 डेज़ के अंदर वीज़ा आ जाएगा जितना जल्दी हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं उसके बाद PSW तो है ही है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो एक तरह से एक्सप्रेस एंट्री से कोरिलेट है, मतलब लिखा हुआ है हाई कमीशन की साइट पर कि आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आगे बच्चे कल PR। बट जो नॉन SDS में फाइल बच्चे की लगती है तो उसमें स्पेशली हाई कमीशन ने लिखा है कि आपने ये बताना है कि भी आपकी इंटेंशन स्टडी कंप्लीट करके वापस आना है। तो ये मतलब थोड़े कहे को ही ज़्यादा समझिए। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भी SDS में फाइल लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज नॉन SDS में भी आप फाइल लगा सकते हैं। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए सर, वीज़ा बहुत बढ़िया आ रहा है। देखना ये होगा कि बच्चा GT मीट करता हो, जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेस्ट, और आपके 6 बैंड हो तो ज़्यादा बेटर है। 6 बैंड के साथ फाइल लगाएंगे इट विल बी मोर बेटर। हाँ, कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड या CBSE या ICSE बोर्ड है तो वो मेजर सब्जेक्ट्स की यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो चीज़ हमेशा रहेगी कि भाई आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स रखिए। आप कोशिश करिए D2D में जाएं। अभी एक बच्चे का वीज़ा आया, मैं उसकी ज़रूर बताऊँगा। सौरभ नाम का स्टूडेंट था फतेहगढ़ साइड से, तो वो किसी की रिकमेंडेशन से मेरे पास आया था। तो इवन के वो अंडर 18 था, उसको वेट करना पड़ा थोड़ा सा। चिजलम कॉलेज लीडिंग टू लाट्रोब यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, उसका 6 वर्किंग डेज में वीज़ा आ गया।
6 वर्किंग डेज में, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में, बट ही गोट 6 बैंड के साथ। मतलब 6 बैंड आपके हैं, D2D में लगाओ, डायरेक्ट बैचलर्स में लगाओ, वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा। या फिर आप बैचलर्स हैं तो ट्राई टू गेट 6.5 बैंड फॉर द मास्टर प्रोग्राम, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 पे भी दे रहे हैं। अगर आप एडवांस डिप्लोमा में लगाते हैं, 6 बैंड के साथ लगाते हैं, तो वीज़ा चांसेस स्टिल हैं यहाँ पे, लेकिन 5.5 बैंड पे बहुत कम चांस हैं। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू दो स्टूडेंट हु हैज 6 बैंड, ट्राई टू इनरोल योरसेल्फ इन D2D और डायरेक्ट बैचलर। ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈक्ਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 टाइप के एजुकेशन प्रोवाइडर हैं। कैटेगरी 3 में अगर आप फाइल डाल रहे हैं तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर आपको हाई कमीशन में सबमिट करने पड़ेंगे, फंड्स 22 से 25 लाख के। अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 में डाल रहे हैं तो हाई कमीशन में फंड्स नहीं जाएंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देखेगी। तो बट आपको फंड्स मेंटेन जरूर करने हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा, हाई कमीशन ने कहीं नहीं लिखा कि 3 महीने पुराने हो या 6 महीने पुराने हो। तो यहाँ कॉलेज की अपनी एजम्पशंस हैं कि भाई 3 महीने पुराने हो तो इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज अगर करंट फंड भी है, विद सोर्स है, तो डेफिनेटली वो भी चलेगा। और हाई वीज़ा सक्सेस रेट है आज की डेट में। जुलाई इनटेक नियर बाई है, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर इनटेक निकलता है, या फिर उसके बाद फेब इनटेक आएगा। तो दोस्तों जो अभी आप रिसेंट पास आउट हैं तो प्लीज़ अपना जल्दी से जल्दी अपनी आयल्स करिए। आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप जाना है, अपने कंट्रीज़ को ज़रूर सिलेक्ट करिए और अपने रिसर्च करिए और अपने एजेंट्स के बारे में ज़रूर सर्च करिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।